नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। रात के 8 बज रहे हैं और बीएसए लेक्चर सीरीज में एक बार फिर जुड़ गए हैं आप और हम। और इस सीरीज में मैं अभी तक आपको बीएसए के जो कोर कंसेप्ट्स हैं उनकी बारीकियों को समझा रहा हूं। 14 लेक्चर्स हो चुके हैं अभी तक और मुझे उम्मीद है कि जो कोर कंसेप्ट है बीएसए का वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिए हुए हैं वहां जाकर उन सारे लेक्चर्स को अभी आप देख सकते हैं। आज इस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है। 15th लेक्चर में मैं बात करने वाला हूं लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। बीएसए के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स की जानकारी मैं आपको दूंगा। आपके एग्जाम में ये जजमेंट्स पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि इस जजमेंट का किस सेक्शन से रिलेशन है, या इस पर्टिकुलर जजमेंट में कौन सी बात निकल कर आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। या कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये पर्टिकुलर जजमेंट किसने दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है या प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लॉ समझना चाहते हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, एलएलबी कर रहे हैं या आम जनता हैं, आप सब के लिए लेक्चर काम का है। इस लेक्चर के बाद मैं आपके लिए बीएनएस की सीरीज लेकर आने वाला हूं, भारतीय न्याय संहिता। आपको बता दूं कि बीएनएस जो है अभी बिहार जुडिशरी की जो वैकेंसी आई है उसमें भी एसेंशियल रोल प्ले करने वाला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की वैकेंसी ऑलरेडी है ही, यूपी एपीओ, बिहार एपीओ, इस सब के साथ ही जिस किसी भी एग्जाम की जिसका रिलेशन लॉ से है, अगर आप अपीयर होने वाले हैं, उसका संबंध बीएनएस से है। बीएनएस एक इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड, जो कि अब जिसका पूरा नाम भारतीय न्याय संहिता है, जो पहले इंडियन पीनल कोड था। अगर आप एडवोकेसी करने जा रहे हैं तो बिना बीएनएस के तो एडवोकेसी कैसे स्टैब्लिश होगी। अगर आप पुलिस वाले हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो हाँ, आपके लिए भी बीएनएस इंपॉर्टेंट होगा। बीएनएस के बाद आप कौन से और लेक्चर्स जानना समझना चाहते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बीएनएस में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आप वो टॉपिक समझना चाहते हैं। बीएसए के बाद बीएनएस और उसके बाद कौन से कानून हैं जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हम एमजे सर से ये कानून पढ़ना चाहते हैं, सो दैट हम उसकी प्लानिंग कर सकें। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो जजमेंट आपके लिए मैं लेकर आया हूं, ये जजमेंट है पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर का। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर का मामला जो कोई भी लॉ स्टूडेंट है वो जरूर पढ़ता और जानता है। 1939 का ये जजमेंट है और कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि विच कोर्ट हैज डिसाइडेड दिस पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट और विच कोर्ट हैज लेट डाउन द पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट। कौन सा वो न्यायालय है जिसने ये जजमेंट दिया है, ये निर्णय दिया है। और ध्यान रखना है, जहां कहीं एम्पेरर, किंग एम्पेरर, एम्प्रेस ऐसे वाले शब्द आते हैं, ये सारे जजमेंट कौन से होते हैं पता है? ये प्रिवी काउंसिल के जजमेंट हैं। ये इंग्लैंड जब भारत पर शासन कर रहा था, अंग्रेजों का शासन था, तो सबसे बड़ा कोर्ट प्रिवी काउंसिल हुआ करता था और वहाँ ये बातें डिसाइड होती थी। तो जहाँ कहीं एम्पेरर, किंग एम्पेरर या एम्प्रेस, क्वीन ऐसे वाले वर्सेस में शब्द मिलेंगे तो आप समझना ये प्रिवी काउंसिल के जजमेंट हैं। क्या था केस पता है आपको? इस केस में हुआ ये कि एक व्यक्ति है, पूरा मामला उड़ीसा का है, जहां एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति जिसका नाम है पाकला नारायण स्वामी, उसकी वाइफ का उसके पास एक लेटर आता है और इसने पहले कुरी नकाराजू इस व्यक्ति का नाम है, जिसने पाकला नारायण स्वामी को कुछ धन उधार दे रखा है। 3,000 रुपए के लेन देन की बात है। वहां से इसे लेटर मिलता है, पत्र मिलता है कि आकर के पैसे ले जाओ। ये अपनी पत्नी को बताता है और पाकला नारायण स्वामी के घर जाता है। पूरा जो मैटर है ये डाइंग डिक्लेरेशन और कन्फेशन इन दोनों से रिलेटेड है। तो डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ मिलती है, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए एसेंशियल टॉपिक है। वहीं कन्फेशन क्या होता है वो भी इसमें हमको बताया गया है। तो कन्फेशन की पहली डेफिनेशन कहाँ मिलती है? पाकला नारायण स्वामी में, आपको ध्यान रखना है। और साथ ही इस डेफिनेशन को कंफर्म जिस मैटर में किया वो है पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। तो क्या है मामला, मैंने समझाया। और इसमें क्या हुआ, कोर्ट ने दो बातें कही। पहला, फाइंडिंग आगे हमारे पास में आएगी, मैं उसमें से ही आपको बता दूं। तो कन्फेशन क्या होता है, दिस वाज द क्वेश्चन। तो कन्फेशन के बारे में कहा, मस्ट एडमिट गिल्ट इधर एक्सप्रेसली और सब्सटेंशियली। कन्फेशन का मतलब है किसी अक्यूज ने अपने गिल्ट यानी दोष को स्वीकार किया हो, और स्वीकार कैसे किया हो? सब्सटेंशियली मतलब सारवान रूप से, एक्सप्रेसली यानी कि अभिव्यक्त रूप से। मेयर एडमिशन ऑफ इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स
इज नॉट कन्फेशन। एडमिशन ऑफ इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स जो है सिर्फ यही कन्फेशन नहीं होगा, ध्यान रखना है एक्सप्रेसली जो चार्जेस उसके ऊपर हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उसको स्वीकार करना होगा कि हाँ ये अपराध मैंने किया है। दो बातें और इसमें थी कि दो तरह के शब्द हमारे पास हैं जब कभी कोई व्यक्ति स्टेटमेंट देता है, तो एक तो होता है इनक्रिमिनेटिंग। इनक्रिमिनेट जो शब्द है, इनक्रिमिनेट है ना, इसका मतलब होता है अपराध में फंसाने वाला। तो इसके लिए दो तरह के शब्द हमारे पास आते हैं, एक तो है इनकल्पेटरी जो किसी को अपराध बनाता है, और एक शब्द होता है एक्सकल्पेटरी। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, बयान दे रहा है, और उसका नेचर ऐसा है वो उसको अपराध में फंसाने वाला है, लेकिन उसमें से ही कोई भाग अपराध से बचाने वाला होगा, तो कोर्ट ने कहा कि अपराध में फंसाने वाला स्टेटमेंट, ध्यान रखना है, a statement which has is inculpatory nature is known as confession, correct? But the statement which has exculpatory nature, अपराध से बचाने वाला हो, वो कन्फेशन नहीं होता। जैसे किसी ने कहा कि हाँ मैंने फलां व्यक्ति का मर्डर किया है, मैंने उसको जान से मारा है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में। तो यहाँ पर में ये जो पूरा स्टेटमेंट है एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, और इसका नेचर एक्सकल्पेटरी यानी अपराध से बचाने वाला है, ये कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो आपको जानना चाहिए। पुलकुरी कोट्टैया वर्सेस एम्परर का मामला है 1947 का। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड है, और इसमें हुआ क्या था पता है आपको? एक आदमी ने जिसका नाम पुलकुरी कोट्टैया है, उसने बताया कि उसने हत्या करी है कुछ लोगों के साथ मिलकर, और जो हथियार है वो गांव में छुपा दिया है। पुलिस ने जब डिस्कवरी की तो डिस्कवरी में वो चीजें मिली, वेपन मिला। तो क्या कन्फेशनल स्टेटमेंट का स्कोप है, इस बात में इस मामले में डिसाइड किया गया। तो ध्यान रखना है पूरे स्टेटमेंट पर रिलाई किया गया। अक्यूज पर्सन गिव इंफॉर्मेशन टू पुलिस लीडिंग टू रिकवरी ऑफ वेपन्स, हथियार बरामद हुए, और जो हथियार बरामद हो रहे हैं वो रिलेवेंट हैं। ध्यान रखना है इनको ही कहा जाता है रियल एविडेंस। क्वेश्चन क्या था? हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट टू पुलिस इज एडमिसिबल अंडर डिस्कवरी रूल। पुलिस को अगर कोई स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, कोई गवाही दी है, तो उसमें से कितना भाग रिलायबल है, कितने भाग को एडमिशन यानी कि स्वीकार किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। तो कहा ओनली द पोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन डायरेक्टली लीडिंग टू डिस्कवरी इज एडमिसिबल। उसने जो कुछ भी बताया हो, जितनी बात से, जिस स्टेटमेंट से डिस्कवरी हुई, रिकवरी हुई है, कोई फैक्ट्स का पता चला है, कोई रियल एविडेंस मिला है, उतनी ही बात रिलेवेंट होगी। क्या मतलब है मैं समझा दूं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने बी की हत्या करी है और हत्या करने के बाद लाश वहां छुपा दिया है, तो लाश छुपा दिया है, लाश बरामद हुई है, तो लाश मैंने छुपा दिया है, इतनी ही बात एडमिसिबल होगी, रिलेवेंट होगी। मैंने हत्या की है ये बात स्वीकार नहीं की जाएगी। इसको कन्फेशनल स्टेटमेंट कहा है, और ध्यान रखना है पुलिस से किया गया कन्फेशन कोर्ट में साबित नहीं किया जाता। आगे चलता हूं आपको लेकर के। तो पुराना जब हमारा एविडेंस एक्ट था तो सेक्शन 27 था उससे रिलेटेड, अब सेक्शन 23 है जो आपको जानना चाहिए बीएसए में। तो ये जजमेंट पुराने हैं, तो यहाँ आपको लगातार पुराने सेक्शन ही देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपको देखना है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू का एक मामला है। ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है। अगर आप आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, तो यहाँ मिलता है हमें डॉक्ट्रिन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। डॉक्ट्रिन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। जो काठी कालू अवगढ़ का केस था, इस केस में काठी कालू अवगढ़ को उसके ऊपर आरोप लगे थे अपराध के, तो उसे उसका फिंगर इंप्रेशन और हैंडराइटिंग सैंपल देने के लिए कहा गया। इस बात को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या किसी अक्यूज्ड को हैंडराइटिंग सैंपल देने के लिए, फिंगर इंप्रेशन देने के लिए कहा जा सकता है? क्या ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन डॉक्ट्रिन के अंदर नहीं आएगा? क्या उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हो रहे हैं? तो क्या कहा, देखिए यहाँ पर में हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स ये देने के लिए कहा गया था। डज गिविंग फिंगरप्रिंट्स हैंडराइटिंग अमाउंट टू टेस्टिमोनियल कंपल्सन? टेस्टिमोनियल कंपल्सन होता है साक्षी बनने के लिए विवश करना। कोर्ट ने क्या कहा? फिजिकल एविडेंस इज नॉट टेस्टिमोनियल। बढ़िया बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कही। मतलब कोर्ट ने कहा कि ऐसी बातें जो साइकोलॉजिकल हैं, मेंटल हैं, जिनको बाद में बदला जा सकता है,
वो टेस्टिमोनियल कंपल्शन में आते हैं, मतलब विवश करने के तुल्य में आ सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि मैंने हत्या करी है, हो सकता है उसने न की हो, उसको जबरदस्ती करवाया गया, बोलने के लिए कहा गया हो, डराया हो, धमकाया हो, पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन फिंगर इंप्रेशन ये तो बदलेंगे नहीं। अगर हत्या की जगह पर, मर्डर की जगह पर में फिंगर इंप्रेशन थे अक्यूज के, इसके फिंगर इंप्रेशन मिलते हैं, तो ये अक्यूज है, तय होगा। फिंगर इंप्रेशन फिजिकल एविडेंस में आता है, और फिजिकल एविडेंस देने के लिए किसी को विवश करना, मजबूर करना, ये टेस्टिमोनियल कंपल्शन का पार्ट नहीं है। फिर कहा आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 अप्लाइज ओनली टू पर्सनल टेस्टिमनी। किसी को कुछ बोलने के लिए विवश करना ही 20 सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत संरक्षण है। ध्यान रखना है, लैंडमार्क केस है सेल्फ इनक्रिमिनेशन डॉक्ट्रिन के लिए, इसको आपको भूलना नहीं है। फिर एक केस है देवन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला, 1960 का ये मामला है। Accused gave information leading to recovery while technically not under arrest. आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, टेक्निकली अरेस्ट नहीं था वो। उसने कुछ स्टेटमेंट दिया जिससे फैक्ट्स और रियल एविडेंस जो है रिकवर हुए। ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है हमारे पास में, जहां क्वेश्चन ये उठाया गया, कस्टडी जो है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। डिस्कवरी ऑफ स्टेटमेंट, डिस्कवरी स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, डिस्कवरी स्टेटमेंट होता है ऐसी बात जिससे किसी वेपन का, रियल एविडेंस का, फिजिकल एविडेंस की खोज हो, निकल आए। इसमें कस्टडी का क्या मतलब है? कस्टडी का मतलब पुलिस की कस्टडी है। मतलब कोई स्टेटमेंट व्यक्ति दे रहा है, फॉर्मल कस्टडी में उसको होना जरूरी है क्या? कस्टडी का मतलब होता है अभिरक्षा। पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी, दो तरह की कस्टडी हमारे बीएनएसएस में होती है, आपको पता होगा। कोर्ट ने क्या कहा? कस्टडी डज नॉट मीन फॉर्मल अरेस्ट। कस्टडी का मतलब जरूरी नहीं है उसको गिरफ्तार करके रखा जाए, हो सकता है उसको डिटेन भी किया गया हो और उसने स्टेटमेंट दिया हो जहां से कोई चीजों की रिकवरी हो रही है, तो ये तो रिलेवेंट है। कहा इफ पुलिस एक्सरसाइज कंट्रोल सेक्शन 27 अप्लाइज। सेक्शन 27 आईईए का है, इंडियन एविडेंस एक्ट का है, आपको ध्यान रखना है। अभी ये सेक्शन 23 है बीएसए का, इसको ध्यान रखना है। पुलिस अगर उस व्यक्ति को कंट्रोल कर सकती है तो ये कस्टडी के तुल्य माना जाएगा, इतनी सी बात है। सेक्शन 27 अप्लाइज, अभी सेक्शन 23 अप्लाई होगा। चल रहा हूं मैं आगे, अगले केस पर चलते हैं। रटन वर्सेस क्वीन का एक केस है, 1951 का मामला है। और इस मामले में हुआ क्या, देखिए, वाइफ वॉज शॉट, स्टेटमेंट मेड इमीडिएटली नेमिंग द हस्बैंड। तो इसमें हुआ ये था, मैं समझाता हूँ हुआ क्या था। एक महिला थी जिसने पुलिस से बात करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज में कॉल लगाया। पहले पुराने समय में अगर आपको पुलिस से बात करना है, सरकारी डिपार्टमेंट में बात करनी है, तो डायरेक्ट फोन नहीं लगते थे, टेलीफोन एक्सचेंज में फोन लगाना होता था। टेलीफोन एक्सचेंज में जो व्यक्ति बैठा है वो आगे कनेक्ट करता था कॉल। सोचिए जमाना कहाँ से कहाँ आ गया है, चीजें कितनी बदल गई। महिला ने कॉल लगाया, शी वॉज पैनिक्ड, घबराई हुई थी वो। और घबराई हुई महिला ने कहा कि पुलिस को कनेक्ट कीजिए। हुआ ये कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, पुलिस ने उसका पता निकालकर घर पुलिस पहुंचती है उसके, और महिला मरी हुई पाई जाती है। हस्बैंड जो है उसको पूछा जाता है तो वो कहता है द एक्ट इज एक्सीडेंटल, दुर्घटनावश ऐसा हो गया। आई वॉज क्लीनिंग माई गन, मैं अपना गन साफ कर रहा था, और जो है इट ओपन फायर, गोली चल गई एंड शी डाइड, और वो मर गई। लेकिन इस बात को, इस तर्क को नहीं माना गया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो महिला थोड़ी देर पहले क्यों फोन लगाती। ये जो पूरा स्टेटमेंट था, महिला का कॉल करना, उसका मरना, पति का ये बताना, ये सब पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन माने गए। और महिला का जो कॉल मिलाना था उसको एक एसेंशियल, अहम एविडेंस माना गया। ध्यान रखना है, इसको हियर से नहीं माना, सुनी सुनाई बात नहीं मानी। स्टेटमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसको जो है हम कहते हैं रेस जेस्टे, और एज ए रेस जेस्टे ये बात रिलेवेंट मानी गई। तो फाउंडेशन ऑफ रेस जेस्टे डॉक्ट्रिन इन इंडिया, ये जो मामला है ये रेस जेस्टे डॉक्ट्रिन का फाउंडेशन माना जाता है, आपको याद रखना है। पलविंदर कौर का केस मैंने आपको थोड़ी देर बताया, 1952 का ये मामला है, और इसको डायरेक्टली आपको पढ़ना चाहिए पाकला नारायण स्वामी के केस के साथ। पालविंदर कौर के केस में क्या हुआ? पलविंदर कौर जो है पंजाब के एक गांव में रहने वाली महिला है, उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद उसके अपने ससुर से थोड़े खटपट संबंध होते हैं, पति से भी उसकी ठीक ठाक नहीं जम रही होती है, पति के एक मित्र से उसकी ठीक ठाक दोस्ती होती है। इसका जो पति है वो नाकारा आदमी है, मतलब जॉबलेस है, लेकिन उसको फोटोग्राफी का शौक है। और वो फोटोग्राफी के लिए, आपको बताऊं पुराने समय में कितनी बातें समझानी पड़ती हैं, क्योंकि अभी आपको लग रहा है फोटोग्राफी का मतलब है मोबाइल उठाओ और फोटो खींच लो, ऐसा नहीं होता।
पुराने समय में कैमरा आता था, कैमरे के अंदर एक रोल लगता था जो कि कैमरे की रील कहलाती थी। वो जो कैमरे की रील थी वो नेगेटिव होती थी, उसको एक डार्क रूम में ले जाकर पॉजिटिव करके फोटो डेवलप करना पड़ता था। बाप रे, कितना सारा काम था। और वो फोटो डेवलप करने के लिए डार्क रूम चाहिए होता था और एक स्पेशल टाइप का केमिकल लगता था। ये केमिकल पॉइजनस होता था, मतलब कोई पी ले तो मर जाएगा। कहानी ऐसी है कि जब पलविंदर कौर का ये स्टेटमेंट है सारा, है ना, एक्चुअल कहानी तो ऊपर वाला जानता है, पलविंदर कौर जानती है, जो आदमी मर गया वो जानता है। पलविंदर कौर ने जो बताया उसके हिसाब से इस आदमी ने फोटो डेवलप करने का जो केमिकल था वो लाकर पलविंदर कौर को दिया था, और पलविंदर ने उसको एक दवाई की शीशी में रख दी थी। एक दिन आदमी की तबीयत खराब हुई तो उसने अलमीरा से वही शीशी निकालकर दवाई पी ली जिसमें केमिकल था, और क्योंकि वो जहर था ये मर गया। मर गया तो ये घबराई, क्योंकि इसके पहले ही अपने पति से खटपट संबंध चल रहे थे, ससुर जी नाराज ही थे, ससुर जी से अलग ये लोग रह रहे थे। तो इसने अपने पति के उस दोस्त को बुलाया जिससे इसकी बन रही थी। दोनों ने आदमी की लाश को ट्रंक में डाल दिया और ट्रंक गांव के ही एक कुएं में डाल दिया। हुआ क्या, कुछ दिन बाद लाश सड़ने शुरू हुई, पूरे गांव भर में बदबू फैल गई। लोगों ने पुलिस को खबर किया। इससे पहले लड़का गायब हो चुका है, इस बात की जो शिकायत है लड़के के पिताजी ने पुलिस को कर दी थी, अखबार में इश्तेहार भी दे दिया था। ट्रंक निकाला गया कुएं से, डेड बॉडी बरामद हुई और लड़के की शिनाख्त उसके पिताजी ने कर ली। पलविंदर कौर गिरफ्तार होती है और पलविंदर कौर ये स्टेटमेंट देती है, जो कहानी मैंने बताई वो कहानी बताई पलविंदर कौर ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में पाखला नारायण स्वामी में दिए गए जजमेंट को अपनाया और कहा कि इनकल्पेटरी स्टेटमेंट जो होता है, ऐसा स्टेटमेंट जो अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, वो है कन्फेशनल स्टेटमेंट। ये जो महिला ने कहानी बुनी ये पूरी अपराध से बचाने वाली है, इसको कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं कहते हैं। ये इस जजमेंट का सार है, आपको ये बात जाननी चाहिए। क्या कहा, कन्फेशन मस्ट बी टेकन एज अ होल, पूरे बात का एक साथ पढ़ना चाहिए, एक पार्ट पर रिलाई करके दूसरे को नहीं छोड़ सकते। प्रोसिक्यूशन कैन नॉट रिलाई ऑन इनकल्पेटरी पार्ट ओनली, दो भाग है किसी स्टेटमेंट का, दोनों को अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, ए ने कहा कि मैंने बी का मर्डर किया है और ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया गया है, आत्मरक्षा में किया गया है, तो केवल इतनी सी बात कि मैंने मर्डर किया है, इसको इनकल्पेटरी स्टेटमेंट मान करके, इतनी सी बात को रिलाई करके इसको कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए अपराध में फंसाने वाला है या बचाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको केसेस ठीक ठीक समझ में आ रहे हैं तो थम्स अप कर दीजिए, कमेंट्स करते रहिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ आपको ठीक ठीक समझ में बातें आ रही। राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आपको देखना चाहिए, 1961 का। इस केस में टेप रिकॉर्डर कन्वर्सेशन वाज प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस। दो लोगों के बीच में बातचीत की रिकॉर्डिंग की और उसको साक्ष्य के रूप में लाया गया। एडमिसिबिलिटी ऑफ टेप रिकॉर्डेड एविडेंस, इसके बारे में प्रश्न था कि क्या दो लोगों के बीच की बातचीत जो है वो एविडेंस है। सोचिए, आज को सबसे बढ़िया अहम एविडेंस यही है। एक समय प्रश्न था क्या ये एविडेंस है। क्या डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। क्या माना इसे? डॉक्यूमेंट माना था, आपको ध्यान रखना है। ये अर्ली फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी शुरू होती है भारत में, लेकिन ध्यान रखिए अभी तक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल नहीं माने गए, टेप रिकॉर्डेड बात को एविडेंस माना गया था। ठीक है, तो टेप रिकॉर्डिंग को डॉक्यूमेंट कौन से केस में माना? केस का नाम याद रखिए, राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1967 का मामला। एक केस देखिए, निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1969 का केस है। इस मामले में अक्यूज ने स्टेटमेंट दिया जिसमें इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी दोनों तरह के पार्ट थे, और ये पलविंदर कौर के बाद तीसरा लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें आपको जानना चाहिए, जिसमें क्वेश्चन था, कैन कोर्ट एक्सेप्ट इनकल्पेटरी पार्ट एंड रिजेक्ट एक्सकल्पेटरी? क्या न्यायालय पूरे मामले में अगर कथन किया गया है, बयान दिया है किसी व्यक्ति ने, जिसमें से एक भाग अपराध में फंसाने वाला है, दैट इज इनकल्पेटरी, एक भाग अपराध से बचाने वाला है, दैट इज एक्सकल्पेटरी, तो क्या इनकल्पेटरी बात को मानकर एक्सकल्पेटरी को छोड़ा जा सकता है? पलविंदर कौर में कहा था नहीं, एज अ होल पूरे स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। याद आ रहा है आपको? वापस ये क्वेश्चन यहां पूछा गया तो कोर्ट ने कहा, इफ एक्सकल्पेटरी पार्ट इज फॉल्स, इनकल्पेटरी पार्ट कैन बी रिलाइड अपॉन। अगर अपराध में फंसाने वाली बात बिल्कुल रिलायबल है, सच्ची दिखाई पड़ रही है, और एक्सकल्पेटरी बचाने वाली बात बुनी गई है, गढ़ी गई है, झूठी है, तो एक पार्ट पर भरोसा करके दूसरे भाग को छोड़ देना कहीं बुराई नहीं है, ऐसा किया जा सकता है।
केस देखिए, हनुमंत गोविंद नारगुंडकर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला है 1952 का। इस केस में कोर्ट ने कहा, ये केस जो है हमारा अभी जो बीएसए है ना, बीएसए का सेक्शन नंबर 4 है ये, जिसे हम बीएसए के सेक्शन नंबर 4 में कमाल की बातें हैं। पहला तो रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन यही रिलेवेंट होता है। दूसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य यही रिलेवेंट होते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कहा जाता है, एक डॉक्ट्रिन हमारे पास है, वो है रेस इप्सा लॉक्यूटर। रेस इप्सा लॉक्यूटर के लिए हिंदी में शब्द है परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, परिस्थितियां स्वयं बोलती है, अपराध स्वयं बोलता है का सिद्धांत। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है। और क्या हुआ इस केस में, स्टैंडर्ड फॉर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, कब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है स्वीकार्य होंगे, इस संबंध में प्रश्न था। और क्या कहा, सर्कमस्टेंसेस मस्ट फॉर्म अ कंप्लीट चेन। इस मामले में कहा कि परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिए जिससे पूरी एक श्रृंखला बने, एंड सस्पिशन कैन नॉट रिप्लेस प्रूफ। कहा कि केवल शंका के आधार पर, केवल शंका सबूत की जगह नहीं ले सकता, इस बात को ध्यान रखना है। डाउट इज नॉट, सस्पिशन कैन नॉट रिप्लेस प्रूफ, सबूत तो देना पड़ेगा, सिर्फ परिस्थितियां अपने आप में पर्याप्त नहीं होती हैं। परिस्थितियां कब पर्याप्त होंगी, जबकि उसकी पूरी एक चेन बनती हो जो अक्यूज के, आरोपी के अपराधी होने के निष्कर्ष तक ले जाती हो। इट मस्ट लीड टू द कंक्लूजन दैट ओनली द अक्यूज इज गिल्टी and no other one is guilty or no other way to commit the particular act exists. चलें आगे। एक केस आपको इसके साथ ही देखना चाहिए है ना, वो है शरद बिरदी चंद्र सारडा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। मुझे उम्मीद है आगे स्लाइड में वो केस आएगा, और वो बहुत कमाल का जजमेंट है शरद बिरदी चंद्र सारडा का, क्योंकि उसमें ही पंचशील के सिद्धांत आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कब सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का, मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो हैं, कब वो दोष सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकती हैं। when it leads to conviction and there is a sole evidence, and the evidence is what, circumstantial evidence, no solid proof is there, no eyewitness, no direct evidence is there, then in the particular case comes the role of circumstantial evidence। वहां पर में परिस्थिति जन्य साक्ष्य काम में आता है, जहां कोई प्रत्यक्ष और सीधा डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको पता ही हैं, मैं आपको आगे लिए चल रहा हूं। रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस देखिए, 1952 का ये केस है, बहुत रिनाउंड केस है ये। और इसका संबंध किस बात से है पता है, इसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। एक प्रश्न हमारे पास आता है कि कौन सा साक्षी सक्षम साक्षी होता है। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि ये आदमी साक्ष्य देने के लिए, एविडेंस देने के लिए, टेस्टिमोनियल स्टेटमेंट देने के लिए कैपेबल है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, हु में टेस्टिफाई, कौन साक्षी हो सकता है, और उसका आंसर हमारे पास आता है एनी पर्सन हु इज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, हु इज एबल टू कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन एंड एबल टू आंसर रेशनली। जो प्रश्न को समझने में तो सक्षम है और उसका तार्किक रूप से उत्तर दे सकता है। तो प्रश्न आता है, क्या बहुत छोटा बच्चा सक्षम साक्षी हो सकता है? वेदर अ टेंडर एज ऑफ चाइल्ड or a child who is of a tender age be a competent witness? Answer is yes. क्या बहुत बूढ़ा व्यक्ति, एक्सट्रीम ओल्ड एज का आदमी सक्षम साक्षी हो सकता है? आंसर है हाँ। क्या इनसेन पर्सन, पागल सक्षम साक्षी हो सकता है? आंसर है हाँ। फिर कौन नहीं होगा? एक ही कंडीशन है, irrespective of age, if the person is unable to comprehend the question, अगर वो प्रश्न को नहीं समझ सकता और अगर वो आंसर नहीं दे सकता रेशनली, ये सक्षम नहीं है, ही इज इनकॉम्पिटेंट। इस मामले में क्वेश्चन क्या था कि क्या बच्चा साक्षी, चाइल्ड विटनेस जो है, उसकी टेस्टिमनी यानी बयान या कथन के आधार पर दोष सिद्धि हो सकती है? दिस वाज द क्वेश्चन। क्या कोरोबोरेशन यानी संपोषण आवश्यक है? कोरोबोरेशन का मतलब होता है कि चाइल्ड विटनेस का स्टेटमेंट है, उसके साथ और भी एविडेंस चाहिए क्या? तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? कोरोबोरेशन इज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, नॉट लॉ। कानून कहीं नहीं कहता कि कोरोबोरेशन चाहिए और सबूत चाहिए, ये रूल ऑफ प्रूडेंस है। रूल ऑफ प्रूडेंस का मतलब है समझ का नियम, कि बच्चा अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बात पर भरोसा करने की जगह कुछ और भी सबूत हैं तो देख लो। लेकिन अगर कोई सबूत आपके पास नहीं है और बच्चा आपका समझदार है,
और उसकी बात पे सच्चाई झलक रही है, उसकी बात को माना जाना चाहिए। ध्यान रखिए, कोरोबोरेशन इज रूल ऑफ प्रूडेंस नॉट लॉ। ये स्टेटमेंट कौन से केस से आया है? रामेश्वर के केस से। फिर एक रिनाउंड केस है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। आपने इस केस के बारे में सुना ही होगा। के एम नानावती जो थे वो नेवल ऑफिसर थे। वो एक बार कहीं बाहर गए हुए थे पोस्टिंग पर, वापस आए तो उनकी पत्नी ने बताया कि उसका किसी से अफेयर चल रहा है। जिस आदमी से अफेयर चल रहा था उसका नाम था राम तनेजा। नानावती जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? पत्नी ने कहा हाँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। नानावती अपने डेक पर जाते हैं जहाज पर, वहां से अपना सर्विस रिवॉल्वर इशू करवाते हैं, वापस जाते हैं राम तनेजा के घर। अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता, 3 गोली चलाते हैं जिससे राम तनेजा मर जाता है। अब ये केस का ट्रायल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन बहुत सारे इसमें रेज हुए हैं। मेन बात क्या है मैं आपको बता दूं, हाउ टू इन्फर इंटेंशन एंड मेंटल स्टेट। कैसे पता चलेगा किसी का आशय क्या था? मेंटल स्टेट का मतलब है किसी के दिमाग के भीतर क्या चल रहा है, ये कैसा पता चलेगा? रोल ऑफ कंडक्ट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। दूसरा, उसके आचरण, कंडक्ट और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, आसपास की परिस्थितियां क्या रोल अदा करती हैं किसी मैटर को सुलझाने में, समझने में, निर्णय तक पहुंचने में। कोर्ट ने क्या कहा? कूलिंग ऑफ पीरियड निगेट्स प्रोवोकेशन। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है? जैसे महिला ने उसको बताया कि मेरी मेरे फलां से प्रेम है। अब ये आदमी के पास जो समय बचा, अगर इमीडिएट निकाल कर उसने गोली मार देता तो समझते हम कि ये प्रोवोकेशन है। प्रोवोकेशन होता है किसी को उकसाना, गंभीर रूप से नाराज कर देना, क्रोधित कर देना। लेकिन ये क्या किया, ये अपने घर से निकला, डेक पर गया, जहाज पर अपना रिवॉल्वर इशू करवाया, फिर राम तनेजा के घर गया। इसके पास कूलिंग ऑफ पीरियड था, और ये कूलिंग ऑफ पीरियड है जिससे कि प्रोवोकेशन की बात नहीं की जा सकती कि उसने उकसाया। दूसरी बात कही, कंडक्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्ट इज क्रूशियल। अपराध के पहले उसने क्या कुछ किया, अपराध के बाद उसने क्या कुछ किया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत क्रूशियल हैं। इनको जरूर ध्यान से देखा और जांचा जाना चाहिए, बिकॉज इनसे ही आप निर्णय तक पहुंचेंगे। दे विल लीड टू द डिसीजन। एक केस देखिए, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला है 1981 का। लैंडमार्क जजमेंट है एलिबाई डॉक्ट्रिन पर। एलिबाई क्या होता है? आज की डेट में तो सबसे खतरनाक हो गया है एलिबाई को साबित करना, क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी फुटेजेस हैं। एक समय था जब किसी पर आरोप लगे तो वो सीधे कह देता था मैं वहां था ही नहीं, कहीं और होना साबित कर देता था। कहीं और होना साबित करना बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि लोगों से पूछा जाएगा ये वहां था क्या, कह देंगे हाँ, तो बात खत्म हो गई। दूधनाथ पांडे का केस एक खतरनाक केस है, जहां कानून का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है इस बात को समझना चाहिए। एक लड़की है जिसके घर दूधनाथ पांडे नाम का एक आदमी किराए पर रहने गया। उस परिवार में लड़की है, उसका छोटा भाई है, उसकी माँ है, पिता नहीं है। नीचे वाले कमरे में परिवार रहता है, ऊपर वाले कमरे में इसको किराए पर मकान दे दिया गया। दूधनाथ पांडे को वो लड़की पसंद आई। कॉलेज में प्रोफेसर थी वो लड़की। दूधनाथ पांडे ने विवाह का प्रस्ताव रखा, परिवार वालों ने मना कर दिया। दूधनाथ पांडे ने लड़की की माँ से कहा ये मुझसे प्रेम करती है। लड़की ने साफ इनकार किया कि ये झूठ है। दूधनाथ पांडे सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट। पिटिशन लगाया, हैबियस कॉर्पस, कहा कि ये मेरी पत्नी है और इसको इन लोगों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है। कोर्ट में पक्ष रखा गया दूसरे पक्ष के द्वारा, मामला खारिज हुआ। ये आदमी बहुत बदमाश था। इसने फैमिली कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए अगेन एक एप्लीकेशन डाला। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता है वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना। उसने बताया कि मेरी पत्नी है और इसका परिवार, इसकी माँ हमको साथ नहीं रहने देती। वहाँ भी साबित किया गया कि नहीं, ये लोग दोनों शादीशुदा नहीं है, इन्होंने कभी शादी नहीं की, ये झूठ बोल रहा है। केस वहाँ से भी खारिज हुआ। एक रोज लड़की अपने कॉलेज गई थी, उसका भाई छोड़ने गया था। दूधनाथ पांडे बहुत शातिर आदमी था। इसने वहां जाकर कुछ झड़प की, बहस में लड़का लड़की का भाई सामने आया बीच बचाव में, उसने लड़के को जान से मार डाला। जब केस चला तो उसने एलिबाई की बात की। एलिबाई है अन्यत्र होना। इसने कहा कि मैं वहां था ही नहीं, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट। कहाँ था ये? तो उसने बताया वो उस दिन अपनी फैक्ट्री में था जहां वो काम करता था। फैक्ट्री की अटेंडेंस शीट प्रोड्यूस की गई, हाँ वो फैक्ट्री गया था। लोगों ने भी बताया कि हाँ वो यहाँ आया था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रह गई थी कि वो जो जगह जहाँ मर्डर हुआ था और जो फैक्ट्री जहाँ पर वो काम करता था, उनके बीच से 10 से 15 मिनट की दूरी थी।
मतलब काम में आकर के 10 मिनट के लिए बाहर जाकर मर्डर करके वापस आना मुश्किल नहीं था। कोर्ट ने इसको एलिबाई नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। सबूत का नहीं होना नहीं होने का सबूत नहीं है। और डिस्टेंस इतना होना चाहिए जहां एक जगह से दूसरी जगह आना पॉसिबल ना हो तो ही एलिबाई स्टैब्लिश होगी। 10 मिनट की दूरी पर होना एलिबाई नहीं है, ये तो घटना स्थल पर होना ही है। लैंडमार्क जजमेंट है, आपको इस बात को जानना चाहिए। केहर सिंह वर्सेस स्टेट का मामला फिर एक इंपॉर्टेंट मामला है। ये मामला जो है इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी हत्या वाला मामला ये है। केस रिलेटेड टू द असैसिनेशन ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर 1984 इंदिरा गांधी। द प्रोसिक्यूशन अलेज टू अ लार्ज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। प्रोसिक्यूशन ने बताया कि बहुत ज़्यादा षड्यंत्र हुआ था। एक्ट्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ सेवरल अक्यूज्ड वर रिलाइड अपॉन अगेंस्ट अदर्स, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थी। और एक नियम हमारे पास ये है बीएसए में कि अगर एक से ज़्यादा लोगों का एक साथ जॉइंट ट्रायल चल रहा है, संयुक्त विचारण चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक दूसरे की बात एक दूसरे के विरुद्ध ली जा सकती है, रिलायबल है, एक दूसरे के खिलाफ काम में लाई जा सकती है, एडमिसिबल है। तो ये सारी बातें इसमें थी। और क्वेश्चन क्या उठे? व्हेन आर स्टेटमेंट्स ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स एडमिसिबल अगेंस्ट को अक्यूज्ड? कब लोगों के कथन एक दूसरे के खिलाफ, मतलब को अक्यूज्ड हैं दो लोग, तो एक दूसरे के खिलाफ कब काम में आ सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि हाउ इज कॉन्स्पिरेसी प्रूव्ड? षड्यंत्र को साबित कैसे किया जाएगा? तो कहा कि कॉन्स्पिरेसी इज जनरली प्रूव्ड थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। कॉन्स्पिरेसी के सबूत इन जनरल नहीं मिलते हैं। कॉन्स्पिरेसी को साबित कैसे किया जाएगा? कॉन्स्पिरेसी को साबित किया जाएगा सर्कमस्टेंसेस से, परिस्थितियों से। वन prima facie conspiracy shown acts statements of one conspirator during its continuance bind all। ये बात कहाँ से आती है? अब पहले पुराने समय में सेक्शन 10 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, अभी आप देखें तो सेक्शन 8 है बीएसए का, जहां साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि अगर एक से ज्यादा लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो एनीथिंग सेड और डन बाय वन कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट द अदर बाइंड्स ईच एंड एवरीवन दोज हु आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। अगर कोई एक कॉन्स्पिरेटर षड्यंत्रकारी एक से अधिक षड्यंत्रकारियों के बारे में कोई बात कह रहा है तो जो कुछ वो बोल रहा है सभी को बाध्य होगा, सभी के ऊपर बाइंडिंग होगा। एक और बात इस केस से निकल कर आती है, आपको याद रखना है, इस केस में कोर्ट ने बढ़िया बात कही और वो बात थी, याद रखिए, एग्रीमेंट इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। एग्रीमेंट होता है करार। क्या कहा? करार षड्यंत्र का सार है। केस देखिए, स्टेट वर्सेस नलिनी का मामला, राजीव गांधी असैसिनेशन केस है, 1999 का ये मामला है। और इसमें एक जो प्रश्न था वो था कि मैं क्वेश्चन में लिए चलता हूं सीधे। क्वेश्चन क्या था? स्कोप ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स स्टेटमेंट्स। वही बात जो इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस में थी कि अगर कॉन्स्पिरेटर्स हैं, 4 या 5 लोग हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इसमें से एक ने 4 लोगों का नाम लिया है, तो क्या इसकी बात 4 के अगेंस्ट रिलेवेंट होगी? दूसरा क्वेश्चन था व्हेन डज कॉन्स्पिरेसी टर्मिनेट? कब षड्यंत्र समाप्त हो जाता है? ये कहा जाता है षड्यंत्र शुरू कब होता है? करार से, जैसे मैंने बताया एग्रीमेंट इज द एसेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। कब खत्म हो जाता है? टर्मिनेशन कब होता है? तो कोर्ट ने क्या कहा? सेक्शन रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी अप्लाइज ओनली ड्यूरिंग सबसिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। सबसिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? जब षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र करने के समय षड्यंत्र पूरा हो गया, अपराध हो गया, अब तो जो कुछ वो कहेंगे कन्फेशनल स्टेटमेंट हो जाएगा। दूसरी बात कही, पोस्ट अरेस्ट और पोस्ट कंप्लीशन स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को अक्यूज। ध्यान रखना है, अपराध हो गया, गिरफ्तारी हो गई, अब गिरफ्तारी के बाद एक बाकी सब के बारे में क्या कह रहा है, ये रेलेवेंट ही नहीं है। कॉन्स्पिरेसी करते समय शब्द ध्यान रखना है, सबसिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र के करते समय एक षड्यंत्रकारी ने जो कुछ भी कहा या किया है बाकी सबके अगेंस्ट, एनीथिंग सेड और डन बाय अ कॉन्स्पिरेटर pertaining to the common design of conspiracy is relevant under section 8 of BSA. This is the language of section 8. Conspiracy ends when the common object is achieved or abandoned. कब समाप्त होता है? शुरू कब होता है? मैंने बताया, केहर सिंह में बताया है, जैसे ही करार हुआ दो लोगों के बीच में, अग्रीमेंट, कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। कब समाप्त हो जाती है? When the common object is achieved, उनका गोल पूरा हो जाए तब,
और अबेंडेंड, या उन लोगों ने कॉमन ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया है कि अब ये नहीं करना है, इन दोनों ही कंडीशन में कॉन्स्पिरेसी समाप्त हो जाती है, ऐसा कहा। केस देखिए, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का मामला है 1999 का। इस मामले में प्रश्न क्या था? वेदर सच इमीडिएट स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल, और स्कोप ऑफ रेस जेस्टे क्या है। तो स्कोप ऑफ रेस जेस्टे के बारे में हमने रतन वर्सेस क्विन के मामले में बात कर ही लिया था। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह का मामला देखिए, एनडीपीएस का केस था ये, और एक आदमी को तलाशी ले गई और तलाशी लेते समय उसको उसके अधिकार नहीं बताए गए। क्या रिकवर किया गया? कॉन्ट्राबैंड रिकवरी हुआ, कुछ ऐसी चीजों का जो कि उसके पास नहीं होना चाहिए था, कुछ मादक द्रव्य उसके पास में मिले। एनडीपीएस का मामला है, एनडीपीएस है ही नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जो है, इस कानून का नाम ही है। कुछ चीजें जो रिकवर हुई, बिना सूचना दिए, बिना अधिकारों को बताए किसी की तलाशी लेना, क्या ये जायज है? दिस वाज द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर केस। कंप्लायंस विद प्रोसीजरल सेफगार्ड्स मैंडेटरी, क्वेश्चन ये था। इफेक्ट ऑफ इलीगल सर्च ऑन एविडेंस, दो प्रश्न थे यहां पर में। कोर्ट ने क्या कहा? एविडेंस कंटेन्ड इन वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स इज अनरिलायबल। जो कानून में लिखा हुआ है, संविधि में जो बात दे रखी है, स्टैट्यूटरी सेफगार्ड जो दे रखे हैं, उसके वायलेशन में अगर एविडेंस कलेक्ट किया गया है तो ये एविडेंस अनरिलायबल है, भरोसेमंद नहीं है। राइट ऑफ अक्यूज मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, अभियुक्त के अधिकार बताए ही जाने चाहिए, उसका पालन किया ही जाना चाहिए। एविडेंस लॉ मस्ट ऑपरेट विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज, जो साक्ष्य अधिनियम है वो संवैधानिक दायरे में रहकर काम करेगा, उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज नहीं हो सकता। क्या बढ़िया ही जजमेंट है, क्या बढ़िया ही बातें हैं, अगर आपको समझ में आ रही हैं। बहुत रिनाउंड केस है ये 2010 का, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। क्या होता था पहले, अगर किसी को कन्फेस करवाना है, किसी अक्यूज को, उससे जानकारी लेनी है कि क्या कुछ कहाँ अपराध कैसे हुआ, उसका मोटिव क्या था, ऑफेंस के बाद डेड बॉडी कहाँ छुपाई है, वगैरह वगैरह, इसके लिए नार्को एनालिसिस होता था। नार्को एनालिसिस क्या होता है? सोडियम पेंटोथल नाम का एक ड्रग होता है जो व्यक्ति को इंजेक्ट कर दिया जाता है, और सोडियम पेंटोथल के नशे में आदमी सच बोलता है। इस सोडियम पेंटोथल को ट्रूथ ड्रग के नाम से ही जाना जाता है, सच की दवा है वो, दे दो तो आदमी बोलने लगेगा। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में नार्को एनालिसिस पॉलीग्राफ को लेकर क्वेश्चन उठा। वेदर इनवॉलेंटरी साइंटिफिक टेस्ट वॉयलेट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दिस वाज द क्वेश्चन। मतलब उसकी इच्छा के बिना अगर उसको ड्रग दिया जा रहा है, जबरदस्ती उससे पूछताछ की जा रही है, तो आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन को जो डॉक्ट्रिन है कि उसका वॉयलेशन नहीं करता। एक क्वेश्चन ये था। इसकी एडमिसिबिलिटी क्या है एविडेंस की, इस बारे में भी बात थी। कोर्ट ने इसमें एस्टैब्लिश क्या किया, एक लाइन में समझा दूं। कोर्ट ने कहा कि बिना व्यक्ति की इच्छा के, इनवॉलेंटरी, उसे ड्रग नहीं दिया जा सकता, और ध्यान ये रखना है कि उससे ऐसी पूछताछ नहीं की जा सकती। अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 का वायलेशन है। एक बात और ध्यान रखिए, अगर वो अपनी इच्छा जताता है, वॉलेंटरी स्टेटमेंट देता है, तो ये स्टेटमेंट वैलिड है, स्टेटमेंट लिया जा सकता है, नार्को एनालिसिस किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखना है कि जो एविडेंस रिकवर होंगे, डिस्कवर्ड होंगे उसके स्टेटमेंट से, ये सब रिलेवेंट माने जाएंगे। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। एक केस देखिए, एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस रामपाल सिंह बिसेन का मामला है 2010 का। एलआईसी रिलाइड ऑन इंटरनल रिकॉर्ड्स टू डिनाई क्लेम। एलआईसी के पास जो इंटरनल रिकॉर्ड थे उस पर भरोसा किया गया, एलआईसी ने भरोसा किया क्लेम डिनाई करने के लिए, ताकि उनको दावा न देना पड़े, क्लेम न देना पड़े। ऑथेंटिसिटी एंड एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड्स क्वेश्चन हुए, प्रश्न पूछे गए। आर रूटीन बिजनेस रिकॉर्ड्स एडमिसिबल ऑटोमेटिकली? प्रूफ रिक्वायरमेंट्स, सबूत चाहिए भी कि नहीं चाहिए? कहा कि बिजनेस रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट बट मस्ट बी प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। जो भी कारोबार के उनके पास रिकॉर्ड हैं, वो रिकॉर्ड तो ठीक हैं, वो रखे रहें, लेकिन उसे साबित करना होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। और दूसरी बात कही, मेयर प्रोडक्शन डज नॉट प्रूव करेक्टनेस। सिर्फ आप दस्तावेज दे देंगे, रिकॉर्ड दे देंगे, इससे ऑटोमेटिकली साबित नहीं हो जाता कि वो सच्चा है, करेक्ट है, सही है, साबित करना होगा। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस राजा राम का मामला देखिए, 2003 का मामला है, मर्डर केस था इसमें, और इस केस में इंटेंशन वाज डिस्प्यूटेड। क्वेश्चन था कि इंटेंशन का पता कैसे लगाएंगे, हाउ इंटेंशन इज इन्फर्ड।
आशय का अनुमान कैसे लगाया जाएगा? कहा जाता है कि इनसाइड द ह्यूमन माइंड व्हाट इज गोइंग ऑन, इवन इवन डेविल डज नॉट नो। शैतान को भी नहीं पता होता है कि मनुष्य के मन के भीतर क्या चल रहा है, कैसे पता किया जाएगा? एंड रोल ऑफ सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, जो आसपास की परिस्थितियां हैं, उनका क्या रोल है निर्णय तक पहुंचने में, साक्ष्य में, एविडेंस में? क्या कहा कोर्ट ने? इंटेंशन इज इन्फर्ड फ्रॉम वेपन यूज्ड, बॉडी पार्ट टारगेटेड एंड फोर्स अप्लाइड। क्या बढ़िया बात है, देखिए। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, ए नाम का आदमी लकड़ी के डंडे से बी नाम के आदमी को पीटता है और पिटाई सिर्फ पैर में लगाता है उसके। क्या साबित होगा इससे? इससे साबित होगा कि उसका इंटेंशन उसको जान से मारना नहीं था। लेकिन अगर उसने पूरे ताकत से सिर पर प्रहार किया है, सिर पर ही प्रहार किया है, सिर पर ही प्रहार किया है, क्या पता चलता है? ही वॉज इंटेंडेड टू किल दैट पर्सन। तो क्या बढ़िया बात कही, देखिए। वेपन यूज्ड, बॉडी पार्ट टारगेटेड एंड फोर्स अप्लाइड, इन तीन बात से इंटेंशन का पता लगाया जा सकता है। और मेंटल स्टेट इन्फर्ड नॉट डायरेक्टली प्रूव्ड, कहा कि मानसिक जो दशा है इसको साबित नहीं किया जा सकता, इसका अनुमान ही लगाना होता है। इतनी बात इस केस में कही है, इसलिए केस बहुत काम का है। केस देखिए, राम स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। डिस्प्यूट था इसमें सीरियस इंजरीज और नेचर ऑफ ऑफेंस को लेकर के। क्वेश्चन था हाउ बॉडीली कंडीशन अफेक्ट्स कल्पेबिलिटी, शरीर की दशा कैसे अपराध को बदलती है, कैसे अपराध को तय करती है। बॉडीली कंडीशन क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ए नाम के आदमी ने बी नाम के आदमी को मुक्का मारा, उसका स्प्लीन बढ़ा हुआ था। स्प्लीन इज अ बॉडी पार्ट, सूजा हुआ था, स्वेलिंग थी। मुक्का मारने से वो रप्चर हुआ, फट गया, और रप्चर जब हुआ उसका बॉडी पार्ट, उसकी मौत हो गई। इस आदमी को पता नहीं था कि उसका स्प्लीन स्वेल्ड है, स्वेलिंग है उसमें, और इस अनजाने में उसने ऐसा किया। अपराध क्या होना चाहिए? अपराध या तो हर्ट या ग्रीवियस हर्ट का होना चाहिए। लेकिन अगर उसको पता था कि उसका स्प्लीन बढ़ा हुआ है, एक मुक्का मारने से वो रप्चर हो जाएगा, ये मर सकता है, और उसने वहां मुक्का मारा है, कल्पेबिलिटी इज गोइंग टू डिसाइड, ये मर्डर है साफ साफ। तो हाउ बॉडीली कंडीशन अफेक्ट्स कल्पेबिलिटी? मेडिकल एविडेंस इज रिलेवेंट टू डिटरमाइन ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। मेडिकल एविडेंस जो है वो तय करेंगे कि अपराध की गंभीरता क्या है। इंजरीज, नेचर एंड लोकेशन, ये सारी चीजें डिसाइसिव होंगी, निर्णय लिया जाएगा इंजुरीज कहाँ हुई, किस तरह की इंजुरी थी, और साथ ही इंपॉर्टेंट बात लोकेशन, कहाँ वो इंजुरी हुई है, इन सब से डिसीजन लिया जाएगा। ये सब निर्णयात्मक हैं, इनको ध्यान में रखा जाना चाहिए। केस देखिए, ठाकुर जी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1994 का केस है। कस्टमरी राइट्स यानी कि परंपरागत जो अधिकार हैं, रूढ़िगत अधिकार हैं, प्रथागत अधिकार हैं, उस पर यह मैटर है। हाउ मस्ट कस्टम बी प्रूव्ड, जो प्रथाएं हैं उनको कैसे साबित किया जाना चाहिए? क्या कहा? कस्टम्स मस्ट बी एंशिएंट, कहा जो प्रथा होगी, प्रथागत अधिकार होगी, वो प्राचीन होगा। साथ ही कहा सर्टेन, निश्चित होगा, एंड कंटिन्यूअस, लगातार वो अधिकार मिला रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि जैसे, अच्छा एग्जाम्पल आपको दूं, यहां कौन से कस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे राइट टू वे होता है, मार्ग का अधिकार, ठीक है, राइट टू वे, इसे हम कस्टमरी राइट मानते हैं। जैसा कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में आप जाएंगे तो सेक्शन नंबर 9 में इसके, सेक्शन नंबर 13 में इसके बारे में बात थी। कहाँ? इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन नंबर 13। और अगर आप बीएसए में जाएंगे तो बीएसए के सेक्शन नंबर 11 में ये कहानी है, आप जाकर देखें कस्टमरी राइट्स कैसे साबित किए जाते हैं। तो कस्टम क्या है, कस्टम कैसे साबित किया जाएगा? कोर्ट ने 3 बातें बताई, एंशिएंट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। स्ट्रिक्ट प्रूफ इज रिक्वायर्ड, और इन सब के बारे में सबूत कुछ होना चाहिए उनके पास में, तभी कस्टम साबित होगा, प्रथा साबित होगी, और प्रथागत अधिकार यानी कस्टमरी राइट्स जो हैं वो स्टैब्लिश होंगे। रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला देखिए, कमाल का ये केस है। और आप याद करिए काठी कालू अवगढ़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। काठी कालू अवगढ़ के मामले में हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स देने के बारे में बात थी। क्वेश्चन क्या उठाया गया था? इट इज वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या राइट था वो? सेल्फ इंक्रिमिनेशन डॉक्ट्रिन, कि किसी को भी खुद के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इस मामले में क्वेश्चन उससे ही मिलता जुलता है, वॉइस सैंपलिंग की बात थी, क्या आवाज का नमूना देने के लिए किसी को विवश किया जा सकता है? रितेश सिन्हा के केस में यही बात उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा वॉइस सैंपल इज फिजिकल एविडेंस। काठी कालुआगढ़ में कहा था फिंगरप्रिंट हैंडराइटिंग फिजिकल एविडेंस है। नो वॉयलेशन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कहा कि ये जो आत्म अभिशंसन का जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है आर्टिकल 20 सब आर्टिकल 3 में, इसका वॉयलेशन नहीं है। वॉइस सैंपलिंग देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, वॉइस सैंपलिंग ली जा सकती है। केस देखिए टोमासो ब्रूनो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का मामला है। टोमासो ब्रूनो के मामले में 3 लोग थे, इटली से आए हुए थे। अगर आपको नहीं पता तो जानकारी दे दूं, सुबह बनारस और शाम अवध देखने लायक जगह है भारत में, ऐसा कहा जाता है। 3 लोग थे जिनमें से 2 लोगों का ये कहना था, एक आदमी होटल के कमरे में मरा हुआ पाया गया। डॉक्टर ने बताया कि मरने का समय सुबह का समय है, 6 से 7 बजे का समय है। इन लोगों ने कहा कि हम जिस समय ये व्यक्ति मरा बताया जा रहा है, हम सुबह बनारस देखने गए थे। हम सुबह 4 बजे निकल गए थे और 8 बजे वापस आए। जब वापस आए तो व्यक्ति मरा हुआ पाया गया। टोमासो ब्रूनो को मेन अक्यूज बनाया गया। लोअर कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने भी सजा दी। लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होटल की लॉबी और बाकी तरफ सीसीटीवी फुटेज हैं, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं प्रोड्यूस किया गया मामले में? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से साफ हो जाता कि कमरे में कौन गया था, कौन नहीं गया था, ये लोग कितने बजे निकले थे, कितने बजे वापस आए। सीसीटीवी फुटेज को, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बेस्ट एविडेंस कोर्ट ने टोमासो ब्रूनो के केस में बताया। और ये जो सीसीटीवी फुटेज को सीज नहीं करने का काम था आईओ का, और एविडेंस का पार्ट नहीं बनाया जिस आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, कोर्ट ने इसको इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ी चूक मानी। कहा कि ये गलत हुआ है, ये फॉल्ट हुआ है, फ्लॉ है ये। तो सीसीटीवी फुटेज को बेस्ट एविडेंस बताया है। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज क्रूशियल इन मॉडर्न ट्रायल्स। कहा कि वर्तमान समय में जो मॉडर्न ट्रायल्स चल रहे हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। नॉन प्रोडक्शन ऑफ बेस्ट एविडेंस रेजेस एडवर्स इन्फरेंस। अगर आप बेस्ट एविडेंस लेकर नहीं आओगे तो माना जाएगा कि कुछ और है, आप इन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। टोमासो ब्रूनो का केस है ना। फिर देखिए अनवर पीवी वर्सेस पी के बशीर का एक मामला है, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्यूट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सीडी, वीडियो, इन सब के बारे में ये केस था। क्या कहा कोर्ट ने? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली इफ अकम्पनीड बाय द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। सेम बात हमको कहाँ मिलेगी? ये बात हमको पढ़ने के लिए मिलेगी अर्जुन पंडित राव खोतकर, जो कि हमारा 2020 का जजमेंट है। और अर्जुन पंडित राव खोतकर के में भी ये बात कही कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब कोर्ट में दिया जाएगा उसके साथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अभी जो हमारा बीएसए है उसके एनेक्सर में जाइए तो 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए सर्टिफिकेट उस आदमी को देना होता है जो कोर्ट में एविडेंस रख रहा है, और पार्ट बी वाला सर्टिफिकेट एक्सपर्ट देता है। तो ध्यान रखना है इस केस के बारे में। सोनू @ उर्फ है ना वो अमर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कॉल रिकॉर्ड से रिलेटेड ये मामला था। कोर्ट ने कहा मॉड ऑफ प्रूफ मस्ट बी टेकन एट द अर्लीस्ट स्टेज। किसी भी बात को, सबूत को रखने का जो तरीका है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो शुरुआत में ही ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। फेलियर टू ऑब्जेक्ट टाइमली अमाउंट्स टू वेवर। अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना था, ऑब्जेक्शन नहीं लिया, इसका सीधा मतलब है कि आपने उस बात को स्वीकार कर लिया है, एडमिट कर लिया है। एडमिसिबिलिटी एंड प्रूफ, इन दोनों में अंतर भी इस मामले में किया, आपको जानना चाहिए। शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल का प्रदेश का मामला है। सीसीटीवी फुटेज के बारे में ही इसमें भी प्रश्न था, और कोर्ट ने कहा कि सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट हेल्ड प्रोसीजरल नॉट मैंडेटरी इन एवरी केस। कोर्ट ने इसमें कहा कि जो सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में कि ये सही है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये प्रोसीजरल पार्ट है, प्रक्रिया का नियम है। लगातार देखिए जजमेंट आ रहे थे, ये 2018 का केस है, और फाइनल जजमेंट हमारे पास आता है 2020 में। अगर आप बाकी 2 जजमेंट छोड़ दो, 2020 का ये केस याद करके रखो तो याद हो जाएगा, अर्जुन पंडित राव खोतकर वर्सेस कैलाश खुशनराव गोरंत्याल। तो ये जो कैलाश खुशनराव गोरंत्याल का मामला है, इस मामले में फाइनल डिसीजन कोर्ट ने कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन, ये जो केस था अनवर और शफी मोहम्मद का पुराना 2 केस, जिसमें एक में कहा कि सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, एक में कहा मैंडेटरी नहीं है। यहां डिसाइड कर दिया कि मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फॉर एडमिसिबिलिटी। सर्टिफिकेट चाहिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में इतने तरह के चेंजेस आ रहे हैं, इतने तरह का मॉडिफिकेशन है, इतने तरह की उसमें एडिटिंग हो सकती है कि बिना सर्टिफिकेट के उसको रिलायबल नहीं माना जा सकता। अंडरलाइन करना है, केस का नाम क्या है? अर्जुन
पंडित राव खोतकर वर्सेस कैलाश खुशनराव गोरंत्याल 2020 का मामला। और इससे ही अब हमारे पास सेक्शन 63 बीएसए आ गया है, ध्यान रखना है। और साथ ही हमारे पास एनेक्सर है। एनेक्सर कहां पर में है? पार्ट ए का एनेक्सर, पार्ट ए और पार्ट बी बीएसए में ही जाइए और ये दो आपको सर्टिफिकेट की कहानी मिलेगी। ये इसी केस से निकल कर आया है। टोमासो ब्रूनो का केस मैंने आपको समझा ही दिया, सेल्वी का केस भी मैंने आपको समझा दिया। ये केस देखिए, मोहम्मद अजमल आमिर कसाब का केस है और इस केस में आपको 26/11 का मामला पता है, मुंबई अटैक हुआ था और इस मामले में कुछ एविडेंस के बारे में बात की थी। पहला तो ये है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन टेरर केस, जो आतंकवादी हमले वाले मामले हैं उसमें क्या मानक होने चाहिए सबूत के, इस बारे में बात थी। और दूसरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक एविडेंस की रिलायबिलिटी, यानी भरोसेमंद कैसे माना जाए, कैसे उन पर भरोसा किया जाए। कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और फॉरेंसिक एविडेंस अगर प्रॉपरली साबित कर दिए गए हैं, रिलायबल हैं, बिल्कुल भरोसेमंद है। साथ ये भी कहा कि कन्विक्शन अपहेल्ड बेस्ड ऑन ओवरवेलमिंग एविडेंस, ये जो सबूत हमारे पास आए हैं उन पर कन्विक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और मॉडर्न एविडेंशियरी स्टैंडर्ड्स की बात कोर्ट ने कही कि हाँ, अब जो है हमारा समय आ गया है कि हम आई विटनेस की ही बातें न करें, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करें। जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे जहां पर में ये कसाब जो है गन लेकर जा रहा था, ये बात और है कि उसके वकील ने साबित करने की कोशिश की थी कि इनका खानसामा था, खानसामा समझते हैं, कुक था, उनका खाना बनाने आया था, इसने किसी को गोली नहीं मारी है। जबकि सीसीटीवी फुटेज में बकायदा वो गन लेकर चल रहा है, AK-47 उसके हाथ में था, उसने गोलियां चलाई हैं, लोग मरे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, रिलायबल हैं और मॉडर्न टाइम में अब हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस पर भरोसा करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक। पी चिदम्बरम वर्सेस डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट 2019 का केस है। पी चिदम्बरम भारत के गृह मंत्री रहे हैं, उन पर ईडी की रेड हुई थी और ये मामला उससे रिलेटेड है। इकोनॉमिक ऑफेंस इन्वॉल्विंग डॉक्यूमेंट्री एंड सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्या जो इकोनॉमिक ऑफेंस हैं उसमें दस्तावेजी साक्ष्य और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस परिस्थितिजन्य साक्ष्य है उनका क्या महत्व है? क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा इकोनॉमिक ऑफेंसेस आर ग्रेव एंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, गंभीर प्रकृति के मामले हैं जिनको हम आर्थिक अपराध कहते हैं, और कैसा चाहिए उनको? स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी, मतलब कठोर जांच, ठीक से जांच, कठिन तरीके से जांच उस मामले में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्लेज डोमिनेंट रोल, और ऐसे मामलों में जिसमें हम इकोनॉमिक ऑफेंस की बात करते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य यानी डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस हैं अहम रोल प्ले करते हैं, परिस्थितियां बहुत ज्यादा काम उसमें नहीं आती। सतीश चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का मामला देखिए, 2021 का मामला है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर कन्विक्शन हो सकता है क्या? कोर्ट ने कहा कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब परिस्थितियां जो हैं उनकी एक श्रृंखला प्लस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, और साथ में अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है हमारे पास में, तो कन्विक्शन हो सकता है, व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है और ये ठीक सबूत माने जाएंगे। मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 का मामला देखिए, मर्डर ट्रायल था ये, और इस मामले में प्रश्न क्या उठे? ड्यूटी ऑफ कोर्ट्स रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ एविडेंस। न्यायालय, क्वालिटी ऑफ एविडेंस का मतलब होता है महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं उनको स्वीकार करे। और दूसरा क्वेश्चन था कैन कोर्ट्स डायरेक्ट बेटर इन्वेस्टिगेशन, क्या मामले में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाने के बाद न्यायालय और इन्वेस्टिगेशन या बेहतर इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दे सकता है क्या? बात क्या कही? कहा कोर्ट्स हैव ड्यूटी टू एंश्योर फेयर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, न्यायालय का ही कर्तव्य है कि निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो, अन्वेषण हो, साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक अन्वेषण हो। को एम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेंसिक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर, कहा कि फॉरेंसिक एविडेंस तो चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस चाहिए, बहुत जरूरी है ये। और लैंडमार्क केस है ये जहां एविडेंस कलेक्शन को लेकर के स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए, आपको ध्यान रखना है। अब हमारे बीएनएसएस में ये जो जजमेंट है इसके बाद अब हम बीएनएसएस को रेफर करेंगे, जहां साफ साफ ये मेंशन कर दिया गया है कि जब कभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जो इन्वेस्टिगेशन की टीम होगी, सेक्शन 176 है बीएनएसएस का, और इससे में क्या कहा कि अपराध अगर ऐसा है जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा है, इफ द ऑफेंस इज सच, जो कि 7 और मोर ईयर के इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, तो वहां इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ फॉरेंसिक टीम को जाना होगा और फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने होंगे।
इसके लिए अब स्टेट गवर्नमेंट्स को 5 साल का समय दिया गया है कि वो रिक्रूटमेंट करें, भर्ती करें, फॉरेंसिक टीम को तैयार करें, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक के रोल को दिखाता है ये हमारा जजमेंट और बीएनएसएस में आए बदलाव। ठीक है दोस्तों, यहीं रुकते हैं। बहुत कम समय में बहुत सारे केसेस के बारे में बात करना था, और मैंने आपको सारे केस की कहानी और फाइंडिंग्स के साथ ठीक ठीक समझा दिया होगा। अगर आप कुछ और जानना, पूछना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और चीज़ों को पढ़ते रहिए, याद करते रहिए, एग्जाम्स की तैयारी में लग जाइए, और इन सब के परे अपना खूब ख्याल रखिए, क्योंकि आपका होना बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, जय हिंद।